गुड मॉर्निंग दोस्तों, मेरा नाम संदीप कुमार रेड्डी फ्रॉम इंजीनियर्स कॉम्पिटिटिव ट्रेनिंग एकेडमी। आज मैं आप लोगों को इंडियन कोस्ट गार्ड जो कि डोमेस्टिक ब्रांच और जनरल ड्यूटी का एग्जामिनेशन पेपर 6 ऑलरेडी हमने अप टू पेपर 5 डिस्कस किया है दोस्तों। आप लोग प्लेलिस्ट में जा सकते हैं। अप टू पेपर 5 डिस्कस किया है, हम आज पेपर 6 डिस्कस करेंगे। चलिए शुरुआत करते हैं मैथमेटिक्स से। इफ़ 700 इज़ डिवाइडेड अमॉन्ग ए बी सी इन सच ए वे दैट द रेशियो ऑफ द अमाउंट ऑफ ए एंड बी इज़ 2:3। जैसे कि 700 रुपया है, ए और बी और सी के बीच में उनको इस रेशियो में बांटा गया है। A/B को 2:3 और B/C को 4:5। फाइंड द अमाउंट्स ऑफ ईच रिसीव्ड इन ऑर्डर ABC, जो कि आपको A/B पता है, B/C पता है। जैसे कि आप रेशियो मेथड में क्या करते हैं, A/B/C को फाइंड आउट करने के लिए हमने बताया हुआ ऑलरेडी। इस हिसाब से A/B B/C को लिखने का और उसके बाद ABC को एक साथ लिख के 3 के बाद उस साइड क्या लिखेंगे, 3 लिखेंगे। इस साइड 4 है तो इस साइड क्या लिखेंगे, 4। 2 4 या 8, 3 4 या 12, 3 5 या 15। क्या ये किसी से मिट जाएगा या मतलब डिवीजन होगा? नहीं ना। तो 8 12 15 इज़ द राइट आंसर ऑफ A/B/C। अब आपको पता है 15 + 12 + 8 कितना बनेगा, कुल मिला के 35 बनेगा, जो कि 35 जो है टोटल है दोस्तों। अगर ए का शेयर चाहिए, आप जानते हैं ए शेयर इज इक्वल टू ए जो कि 8 डिवाइडेड बाई 35 ऑफ जो कि टोटल अमाउंट जो दिया गया है दैट इज 700। तब जाके आसानी से ए का वैल्यू 160 बनेगा, बी का वैल्यू 12/35 × 700 जो कि 240 बनेगा, सी का वैल्यू 300 बनेगा। तो जो कि अमाउंट हम लोगों को पता चल गया है, ये बी और सी का अमाउंट कितना बना, जो कि 160 240 300। बहुत आसान है दोस्तों, लेकिन थोड़ा सा कैलकुलेटिव रहेगा। इस तरह का चीज़ें आपको एकदम लूट लेने का। अगला देखिए, ए एंड बी कैन डू द पीस ऑफ वर्क, जो कि 8 दिन दोनों मिलके एक काम को 8 दिन में काम करते हैं। बी एंड सी जो है 12 दिन में काम करते हैं, सी एंड ए 8 दिन में काम करते हैं। आप जानते हैं ए बी, अगर यहाँ पे ABC टुगेदर कितने दिन में काम करेंगे ये पूछ रहा है। जैसे कि आप देख सकते हैं ए बी जो है 8 दिन काम करते हैं, BC 12, CA 8। अगर 8 12 और 8 का अगर देखा जाए, जो कि आपका LCM बनेगा जो कि 36 है दोस्तों। अब इस 36 को 36 नहीं है, 72 बनेगा दोस्तों, जो कि टोटल वर्क है। मतलब मान लो 8 12 और 8 का जो LCM है कितना, 72, जो कि कुल मिला के अंडे कितने हैं, 72। अब 72 अंडे ए भी कुल मिला के 8 दिन में ख़त्म कर देते हैं। दिन में कितने अंडे खाते हैं, 9 खाते हैं। ठीक उसी तरह 12 दिन में 6 अंडे के हिसाब से 72 अंडे ख़त्म कर देते हैं बी एंड सी। सी अंडे जो है 8 दिन में 9 अंडे के हिसाब से 72 जो कि 72 खा जाते हैं। अब आपको पता है ए बी बी सी सी ए में 2 बार ए और बी सी आ रहा है, तो आप ये जो 9 6 और 9 एक दिन में इतने खाते हैं और डिवाइडेड बाय 2 आपको करना है। कुल मिला के कितना बन रहा है, 9 9 18, 18 + 6 24, 24 डिवाइड बाय 2 इसलिए कर रहे हैं हम। ये बी बी सी सी ए जो कि डबल टाइम हो रहा है। हमें पता करनी सिर्फ ABC, यानी कुल मिला के ABC एक दिन में कितने अंडे खाते हैं, 12 अंडे। कितने कुल मिला के अंडे हैं, 72। 72 डिवाइडेड बाय 12 जो कि आप 6 से कट जाता है, यानी 6 दिन के अंदर वो पूरा का पूरा 72 अंडे ख़त्म कर देते हैं। ऐसे फाइंड आउट करनी है। अंडे खाओ और मस्त रहो। अगला देखिए, पाइप ए अलोन कैन फिल द टैंक इन 8 आवर्स। 8 घंटे में ए अकेला भरता है। बी जो है 6 घंटे में भरता है और बोथ टुगेदर स्टार्ट कर दिया। आफ्टर 2 आवर्स पाइप ए क्लोज। 2 घंटे के बाद क्या किया उन्होंने, ए को बंद कर दिया। अब आपको पता है 8 और 6 का LCM क्या है, जो कि टोटल वर्क बनता है, जो कि 24 है दोस्तों। अब 24 कुल मिला के अंडे हैं और 8 3 24, 6 4 24। तो आपको पता है एक दिन में ए जो है 3 अंडे खाते हैं, वो कुल मिला के 24 अंडे खाने के लिए 8 दिन लगता है। तो ठीक उसी तरह बी को भी 6 दिन लगता है, 4 अंडे के हिसाब से खा जाता है। ज़्यादा खाने वाला कौन है, जो कि कैपेसिटी बी का ज़्यादा है। पर ये कह रहा है कि 2 दिन के बाद, मतलब 2 घंटे के बाद वो क्या कर रहा है, पाइप ए को बंद कर रहा है। तो अभी आपको याद रखना है, अगर ये जो है ए और बी दोनों स्टार्ट काम करते हैं तो यहाँ पे एक दिन में ए और बी जो है 7 अंडे खा जाते हैं। अब यहाँ पे देखा जाए
ऐसे 2 दिन तक काम कर रहे हैं मान लो, तो 7 इंटू 2 14, तो 24 के अंदर अगर 14 माइनस करेंगे तो बचेगा कितना 10। वो अकेला कौन 10 अंडे खा रहा है, वो हमारा बी खा रहा है। अब आपको पता है 10 अंडे के हिसाब से बी जो है एक दिन में 4 अंडे खाता है, तो आपको पता होना ज़रूरी है अगला जो 10 अंडे जो है 4 के हिसाब से वो खा जाएगा, तो 10 डिवाइडेड बाई 4 जो कि बी ख़त्म कर देगा 2.5 घंटे में, मतलब 2.5 दिन समझो या 2.5 घंटे जो भी यहाँ पे दिया गया है। ठीक उसी तरह अगर गलती से वो पूछा गया है हमने बी को बंद कर दिया, तब ये काम कितना करेगा 3.5 1/3 जो कि हमसे पूछा है, उसने क्या कि ए को क्लोज़ कर दिया है, तब बी जो है 2.5 घंटे में ख़त्म कर देगा। अगर बी क्लोज़ कर देता तो हमें 3 1/3 आवर्स में वो फिल कर देता, जो कि इस तरह का सवाल आपको करना है। अगला देखिए 2 ट्रेन है दोस्तों जिसकी लेंथ 108 मीटर्स है, एक दूसरा 112 मीटर्स है, उनकी लेंथ है। वो दोनों आपस में जैसे कि वो क्या आपस में जुड़ रहे हैं, तो यानी पास आ रहे हैं। तो अभी आप जो है पैरेलल ट्रैक में अगर देखा जाए एक का स्पीड है 45, दूसरे का है 54। अब आपको यहाँ पे वो जब मिल जाएंगे, मिलने के बाद जो दोनों की जो लेंथ है वो 108 और 112, यानी आपको 220 मीटर जो क्रॉस करने के लिए कितना टाइम के अंदर वो क्रॉस कर लेगा। मतलब मीट कर लिया, मतलब इंजन आ गया, अब टेल चला गया, मतलब वो जो पूरा लेंथ को कवर करने के लिए टू क्रॉस ईच अदर आफ्टर दे मीट, एक बार मिलने के बाद दोनों आपस में से निकलने का, मतलब आपका ट्रेन का आवाज़ सुनाई देता ना, भूं करके निकल जाता है, तो वो टाइम पता करने के लिए कह रहा है। अब आपको पता है इस तरह का सवालों को आपको लेंथ दे दिया गया है, एक ऐसे सवाल है जिनका फॉर्मूला बेस्ड आपको याद रखनी है। तो आपको ट्रेन का अलग अलग स्पीड 1 स्पीड 2 जानते हैं, लेंथ 1 लेंथ 2 भी जानते हैं। अब फार्मूला जो भी है जो कि डिस्टेंस बाय स्पीड या टाइम अगर है, टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय स्पीड समझो, या स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम समझो। हमें फाइंड आउट करनी है टाइम, तो हमने लिख दिया टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम, सॉरी डिस्टेंस बाय स्पीड। अब डिस्टेंस क्या है, जो कि ट्रेन का दोनों का लेंथ है दोस्तों। अब स्पीड है, अब आप जानते हैं दोनों ट्रेन आपस में जुड़ रहे हैं, तो या पास आ रहे हैं, तो दोनों का ट्रेन का जो स्पीड है वो जुड़ेगा ही ना, 54 + 45 जो कि ये किलोमीटर में है दोस्तों। अब आप जानते हैं ट्रेन का लेंथ किलोमीटर में थोड़ी ना होता है, मीटर में होता है। तब जाके आप क्या करना है, जब किलोमीटर से मीटर में कम वैल्यू में करते हैं, न्यूमरेटर में कम वैल्यू रहेगा 5/18, जो कि आपका आंसर बन जाएगा। सीधा काट पुट के करोगे 8 सेकंड आपका आंसर आ जाएगा। जो दोनों ट्रेन जो है बाहर एक साथ बाहर चले जाएंगे, मिल के वापस चले जाएंगे, तो 8 सेकंड लगेगा पूरा ड्यूरेशन को। अगला देखिए, इफ़ ए नंबर एक्सीड्स 40% ऑफ इटसेल्फ बाय 56, एक ऐसा नंबर है वो 40% ऑफ इटसेल्फ यानी 40% ऑफ एक्स से बड़ा है। एक्सीड मतलब बड़ा है, x माइनस 40% ऑफ x इज इक्वल टू 56। उसके हिसाब से अगर आप करोगे x का वैल्यू 280 डिवाइडेड बाई 3 आएगा, जो कि आप आराम से देख सकते हैं किस हिसाब से किया हुआ है। अगला देखिए, 2 नंबर्स आर इन द रेशियो, 2 नंबर है वो ऐसा रेशियो में है 12:13। अब इसमें 20 इज सब्सट्रैक्टेड फ्रॉम ईच, द न्यू रेशियो विल बी 2:3। बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों इस तरह का सवाल। रेशियो प्रोपोर्शन मेथड में जैसे कुछ रेशियो मेथड में करना होता है, एक्स और वाई मान लो 2 नंबर, पहला जो रेशियो है 12:3। अब 12:13 के बीच में कितना फ़र्क है, 1 का फ़र्क है। ठीक उसी तरह यहाँ पे देखा जाए जो नया रेशियो बनेगा 20 सब्सट्रैक्ट होने के बाद क्या बनेगा, वो है 2:3। तो यहाँ पे भी 1 का डिफरेंस है, उधर भी 1 का डिफरेंस है, लेकिन ये जो वाई है 13 और 13, यहाँ पे जो भी बन रहा है 13 से लेके 3। अब यहाँ पे आपको ऐसा करना पड़ेगा जिसकी वजह से आराम से वो 20 सब्सट्रैक्ट होने के बाद, जिस हिसाब से अगर देखा जाए यहाँ पे जो डिफरेंस है वो 2 होना चाहिए। मतलब जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे 2:3 और 4:6। जैसे कि यहाँ पे आफ्टर सब्सट्रैक्शन जो भी नंबर बनेगा 20 है, प्रायर जो भी नंबर्स है आप 24 और 26 है, जो भी स्मॉलर नंबर है इसमें 24 है दोस्तों। इसमें जो डिफरेंस है वो आप 10-10 का देख सकते हैं, आप 10 का डिफरेंस जो कि यहाँ पे 10 × 20। सो 3 से लेके 13 देखिएगा किस हिसाब से 13 से लेके 3 कम हो गया, तो 10 का डिफरेंस अगर 20 का है, सो यहाँ पे 10 अंडे अगर 20 रुपये का है तो 1 अंडे 2 रुपये का है। यहाँ पे आपको याद रखने वाली चीज़ जो भी नंबर दिए गए हैं वो
दूना है, मतलब 12 टू जा 24, 13 टू जा 26 है दोस्तों, जो कि पहले। सब्ट्रैक्शन के बाद क्या होगा, जो कि 4 और 6 बन जाएगा, जो कि नया बन चुका है, वही है। उनसे आपसे पूछा गया है स्मॉलर नंबर क्या है। यहाँ स्मॉलर नंबर जो नया वाला दे रहा है या पुराना वाला दे रहा है। पुराना वाला 24 है, नया वाला 4 है। बस आपको डिफरेंस के हिसाब से आपको ऐसा फाइंड आउट करनी है। बहुत आसान है, थोड़ा सा आप समझ जाइए, क्योंकि 12 से 2 बन गया, मतलब कितना कम हो गया, 10 कम हो गया, तो वो 20 का बराबर है। 13 से 3 कम हो गया, कितना कम हो गया, 10 कम हो गया, तो वो भी 20 का बराबर है, जो कि इसमें पूछा गया है। अगला देखिए दोस्तों, ए ट्रेन पासेस ए मैन स्टैंडिंग ऑन ए प्लेटफॉर्म in 10 seconds and passes the platform in 22 seconds completely. If the platform is 150 meters long, how long is the train? बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों। एक ऐसा ट्रेन है जो कि पास कर रहा है एक प्लेटफॉर्म को कितना टाइम में, 10 सेकंड में। एंड पास मैन स्टैंडिंग ऑन ए प्लेटफॉर्म इन 10 सेकंड। वो ट्रेन क्रॉस कर रहा है बंदे को, उस बंदे को 10 सेकंड में, पर प्लेटफॉर्म को 22 सेकंड में। अब बात आता है प्लेटफॉर्म की लेंथ, तो दे दिया उन्हें 150 मीटर। अब ट्रेन का लेंथ फाइंड आउट करनी है। अब यहाँ पे क्या चीज़ बराबर है, एक तो खुद का ट्रेन का लेंथ बराबर है और साथ में आपको जो भी स्पीड है वो भी बराबर है। स्पीड देखिएगा यहाँ पे, इस हिसाब से अगर देखेंगे टाइम आपको पता चल गया, 10 सेकंड जो कि बंदे को क्रॉस कर रहा है, 22 सेकंड प्लेटफॉर्म को क्रॉस कर रहा है। प्लेटफॉर्म का लेंथ 150 है, ट्रेन का लेंथ x है, स्पीड सेम है बोथ द कंडीशन में। आप जानते हैं स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम, जो कि d1/t1 इज इक्वल टू d2/t2। दोनों हमने क्या किया, स्पीड को बराबर कर दिया, पहले वाला स्पीड और दूसरा वाला स्पीड कंडीशन में। अब डिस्टेंस 1 पहले वाले में क्या था, उसने प्लेटफॉर्म ने यहाँ पे कंडीशन देखिएगा, पहले कंडीशन ऐसा था कि ट्रेन ने आदमी को क्रॉस किया x/10, जो कि x खुद का लेंथ है, डिवाइडेड बाय टाइम कितना लगा, वो जो कि 10 सेकंड। अब जो कि d2 आप देख सकते हैं, जो कि प्लेटफॉर्म के साथ साथ खुद का ट्रेन का लेंथ, जो कि नहीं पता है हमें, 150 प्लस x डिवाइडेड बाय कुल मिला के 22 सेकंड। तब जाके इक्वेशन को आराम से इक्वलाइज करने के बाद x इक्वल टू 125 आपका आंसर बन जाएगा। बहुत आसान है दोस्तों, बस आपको स्पीड को इक्वलाइज करनी थी। अगला देखिए, ए शॉपकीपर सोल्ड 2 आर्टिकल्स एट ₹12,000 ईच। 2 आर्टिकल को 1200 रुपये में बेचा है उन्होंने। एक पर उसको लॉस मिल गया 25%, दूसरे पे मुनाफा हो गया 50%, जो कि नेट लॉस और गेन पूछ रहा है। जो कि आप जानते हैं इस तरह का जो भी चीज़ें होता है 50% यानी 101/2, 25% यानी 1/4। अब 2 का चीज़ 3 रुपये में उसने क्या किया, बेचा, और 4 का चीज़ 3 रुपये में बेचा, तो यहाँ पे 25 का नुकसान हुआ है। तो 2 4 8 है, 3 3 9 है, तो इनको फिर भी 8 रुपया वाली चीज़ 9 रुपये में बेचा, मतलब कितना फ़ायदा हुआ, 1 का फ़ायदा हुआ। कितने पर हुआ कॉस्ट प्राइस, जो कि 8 है दोस्तों। सो 1 का प्रॉफिट ओवर 8, सो ऑफ परसेंट यहाँ पे 1/8 इंटू 100, जो कि 1/2% का उसका मुनाफा हुआ है दोस्तों। बस यही फाइंड आउट करनी थी आपको। अगला देखिए, ये जो है आधा काम को 8 दिन में करता है, तो पूरा काम को 16 दिन में करता है। बी जो है 1/3 काम को 8 दिन में करता है, तो पूरा काम को 24 दिन में करता है दोस्तों। कॉमन सेंस है। अब आपको पता चल गया ए और बी 16 और 24 दिन में काम करता है, इसका जो LCM है 48 बनेगा दोस्तों। अब पता चल गया कुल मिला के अंडे कितने हैं, तो 48 है, तो 16 × 3, तो 16 दिन खाता है। ए जो है 3 अंडे के हिसाब से 48 ख़त्म कर देगा। बी जो है 24 दिन खाता है और 2 अंडे जो है 48 ख़त्म कर देगा। इस हिसाब से अगर देखा जाए कुल मिला के ए और बी 3 + 2 जो कि 5 अंडे जो है 48 अंडे को खाने में उसको टाइम लगेगा 9 डेज़ लगेगा दोस्तों। अगला देखिए दोस्तों, एक मिक्सचर है 35 लीटर का मिक्सचर है, जिनके अंदर मिल्क और वाटर जो है 4:1 रेशियो में है। अब आपको पता चल गया जो कि मिक्सचर है 4:1, वो 35 लीटर का बराबर है। अब 4 + 1 क्या होगा, 5x होगा, इज इक्वल टू 75। अब 5 7 35 है दोस्तों, तो कि आप 5 अंडे 35 रुपये का है, एक अंडे कितना है 7 रुपये का है। अब आपको पता है जो कि यहाँ पे 7 लीटर्स ऑफ वाटर इज़ एडेड टू द मिक्सचर, वो क्या कर रहा है, 7 लीटर वाटर ऐड कर रहा है। अब आपको पता चल गया रेशियो पहले वाली 5, यहाँ पे जो भी है 7 4 28, 7 7 1 7, जो कि 28 और 7 पानी का मात्रा पता चल गया। अब आपको 7 लीटर्स ऑफ वाटर ऐड करने के बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे बोल रहा है कि द रेशियो ऑफ मिल्क एंड वाटर
ऑफ द न्यू मिक्सचर। यहाँ पे पानी ऐड कर रहा है दोस्तों, तो यहाँ पे जो है 28 और 14, जो कि यहाँ पे रेशियो होनी चाहिए 4:2 यानी 2:1। मैंने यहाँ पे दोनों ऐड कर दिया दोस्तों, गलत है। ठीक है, इस तरह का कुछ गलतियाँ होता है। यहाँ पे क्या है 28 तो 28 ही रहेगा, इसमें क्या है सिर्फ द रेशियो ऑफ मिल्क एंड वाटर ऑफ द न्यू पूछा है, लेकिन 7 लीटर का पानी उसने मिक्स किया है, तो मिल्क का जो रेशियो वैसे के वैसे ही है, लेकिन पानी मिला दिया उसने, तो जो बनेगा यहाँ पे 28 और 14 बनेगा, यानी 2:1 रेशियो है दोस्तों इसका आंसर। लेकिन मैंने क्या किया, दोनों मिला दिया, तो दोनों मिलाने से ऑब्वियसली 5:2 आएगा ना। अगला देखिए दोस्तों, इफ़ ए पर्सन मार्क्ड प्रोडक्ट 25% अबव द कॉस्ट प्राइस। मान लो कॉस्ट प्राइस 100 रुपया है, उसको मार्कअप कर दिया उसने 25% यानी 125 कर दिया, उसके बाद डिस्काउंट दे दिया 10%। अब 10% यानी 1/10, अब 1/10 यानी यहाँ पे 12.5, तो इतना मतलब आप जानते हैं यहाँ पे जो भी 125 के अंदर 10% का डिस्काउंट दे दिया। अब 125/10 अगर करेंगे तो 12.5 का माइनस करेंगे, तो जो भी इसमें पूछा गया है आप देख सकते हैं यहाँ पे 12.5 होता है, यहाँ पे 11.25 लिखा है, गलत है दोस्तों, यहाँ पे 12.5 है दोस्तों, ये आप चेक कर लीजिएगा, ये थोड़ा सा गलती हो गई। 12.5 इज़ द राइट आंसर। ठीक है, ये फार्मूला होता है फाइनल वैल्यू इज इक्वल टू इनिशियल वैल्यू इनटू 100 माइनस डिस्काउंट बाय 100, उसके हिसाब से आराम से आपका आंसर बन जाएगा यहाँ पे 12.5। कुछ गलतियाँ हुआ है दोस्तों, माफ़ कर देना। अब बात आता है लेंथ एंड ब्रेड्थ ऑफ द रेक्टेंगल दिया है, लेंथ ऑलवेज ज़्यादा होता है 3:2 में, इट्स पेरीमीटर जो कि दिया है 20 सेंटीमीटर्स, देन द एरिया ऑफ द रेक्टेंगल। अब आप पता है रेक्टेंगल का 3x 2x अगर है, पेरीमीटर जो कि दिया है इन्होंने 20 है, 2x + 3x × 2, क्योंकि 2 × l + b है ना, तब जाके 10x = 20 बनेगा, x = 2 बनेगा, तब आराम से आपको एरिया जो है 2x × 3x यानी 6x², जो कि 24 आंसर है दोस्तों। बहुत आसान है इन सब चीज़ें। अगला देखिए, द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन 500 फॉर 3 years at 10% पर annum विल अमाउंट टू, जो कि आप जानते हैं 3 साल का सिंपल इंटरेस्ट अगर 10% के हिसाब से 30% होगा, लेकिन कंपाउंड इंटरेस्ट पूछा जा रहा है x + y + xy/100 के हिसाब से 21% तो एक बनेगा, फिर 21 + 10 + 21 × 10 डिवाइडेड बाय 100 जो कि 31 प्लस 2.10 जो कि 33.10% ऑफ प्रिंसिपल जो कि दिया है हम लोगों को कितना 5000, तब करेंगे तो आपको कंपाउंड इंटरेस्ट आपका बन जाएगा 1655। अगर पूछा जाता है अमाउंट कितना है तब 5000 + 1655 यानी 5000 यहाँ पे 6655 रुपया आपका कुल मिला के अमाउंट बनेगा दोस्तों, क्योंकि प्रिंसिपल प्लस कंपाउंड इंटरेस्ट इसका कुल मिला के आंसर बनेगा। अगला देखिए, x sin 45 = y cosecant 30, जो कि वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए बोला x⁴ डिवाइडेड बाय y⁴। x/y जो वैल्यू बनेगा cosecant 30 आप जानते हैं इसका आंसर 2 है, sin 45 1/√2 है, तब आराम से आपका x/y कितना बनेगा 2√2। अगर x/y होल⁴ करेंगे तो आपका आंसर बनेगा 64 है दोस्तों इसका आंसर। 2 सक्सेसिव प्राइस इंक्रीज़ हुआ है दोस्तों, एक पर 10%, दूसरी बार 10%। वो आर्टिकल का जो प्राइस इंक्रीज़ हुआ कितना हुआ, अब 10 का चीज़ 11 में बेचा, 10 का चीज़ फिर 11 में बेचा, 10 जा 100 और 11 जा 121। ये 10-11 कैसे हुआ सर, 10% को 1/10 किया है, यानी एक का प्रॉफिट 10 पे हुआ है, तो उस हिसाब से 100 का प्रॉफिट 121 बनने में 21 का मुनाफा हुआ है 100 पर इंटू 100, तब जाके 21% का सक्सेसिव जो कि प्रॉफिट हुआ है दोस्तों। अगला देखिए, यूनिक सर्किल जो कि आप जानते हैं ऑलवेज बी ड्रॉन थ्रू हाउ मेनी नंबर ऑफ गिवन नॉन कोलिनियर पॉइंट्स। आपको एक सर्किल बनाने के लिए मिनिमम, सबसे मिनिमम तो आपको 3 होना ही चाहिए। अगर आपका 2 पॉइंट है तो आप सिर्फ स्ट्राइट लाइन ड्रॉ कर सकते हो, अगर आपका 3 पॉइंट है तो आप एक सर्किल ड्रॉ कर सकते हो, जो कि इक्विलेटरल ट्रायंगल आप जानते हैं, जो कि एक ट्रायंगल के ऊपर जो कि सर्कमस्क्राइब करते हैं, वो आपको मिनिमम आपको 3 कोलिनियर पॉइंट्स होना चाहिए, नॉन कोलिनियर होनी चाहिए दोस्तों, कोलिनियर नहीं है। यहाँ पे कह रहा है कि नॉन कोलिनियर, कोलिनियर वो होता है कि जो कि एक ही लाइन के ऊपर होता है, नॉन कोलिनियर यानी इस तरह का, ठीक है, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों। अगर पूछा जाए कितने सर्किल हम लोग ड्रॉ कर सकते हैं अगर कोलिनियर पॉइंट पे, हम कोई भी सर्किल ड्रॉ नहीं कर सकते हैं कोलिनियर पॉइंट्स पे। अब बात आता है दोस्तों
साइन ए डिवाइडेड बाय 1 प्लस कॉस ए प्लस साइन ए डिवाइडेड बाय 1 माइनस कॉस ए, उसको अगर करोगे एलसीएम 1 माइनस कॉस ए 1 प्लस कॉस ए का 1 माइनस कॉस स्क्वायर हो जाएगा ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तब जाके साइन ए इंटू 1 माइनस कॉस ए। ये तो बहुत आसान है, इसका आंसर आप 2 कोसिकेंट ए आंसर बनेगा। अगला 30% ऑफ ए इज इक्वल टू 0.25 ऑफ बी। अगला देखिए b इज इक्वल टू 1/5 ऑफ सी। सो इनका जो रेशो बनेगा a बाई बी बाई सी आ जाएगा, a इज टू सी आ जाएगा आराम से। जो भी हम लोग रेशो मेथड किया है बहुत आसान है, इसको 10:12:15 इसका आंसर है दोस्तों। अगला एरिया ऑफ ए सर्किल पूछा गया है, हुज रेडियस दिया गया है, डायगोनल इज द डायगोनल ऑफ द स्क्वायर। एक स्क्वायर है उसका जो डायगोनल है उसी का रेडियस है। तो जो भी डायगोनल, जैसे कि आप जानते हैं स्क्वायर का साइड कितना होता है, ये a होता है, तो डायगोनल कितना होगा √2a होगा। √2a क्या चीज़ है, √2a जो है उस सर्किल का रेडियस है दोस्तों। अब आपको पता चल गया रेडियस जो कि √2a है। अब आपको एरिया ऑफ सर्किल फाइंड आउट करनी है जो कि πr² है दोस्तों। अब उस हिसाब से अगर करेंगे तो आराम से आपका आंसर बन जाएगा 25.12 इज़ द राइट आंसर, जो आप लोगों को पकड़नी है आंसर। अगला देखिए, 2 पाइप है P एंड Q, एक टैंकी को 10 घंटे में और 12 घंटे में फिल करता है, लेकिन दूसरा जो C पाइप है वो एम्प्टी कर देता है 6 घंटे में। बहुत बढ़िया कैपेसिटी है। तो 10 12 6 का LCM क्या है भाई, 60 है। अब टोटल अंडे कितने हैं, 60 है। अब अंडे दे रहे हैं P एंड Q, अब अंडे फोड़ रहे हैं कौन, C। अब इसमें से 6 और 5 जो है P और Q 11 अंडा देते हैं, लेकिन उनमें से 10 अंडा जो है खुद C जो है फोड़ देता है, बचता कितना, 1 अंडा बचता है। उसके हिसाब से अगर डेली ऐसा अंडा दे रहा है तोड़ रहे हैं, अंडा दे रहे हैं तोड़ रहे हैं, 60 कब बनेगा, जब वो 60 दिन लगेगा। तो कुल मिला के उसको ये तीनों मिलके यहाँ बोल रहा है कि if all the 3 are open then at what time 1/4 of the tank is filled। 1/4 यानी 60/4। अब 60/4 यानी आप जानते हैं 15। सो 15 अंडे को देने में उसको 15 दिन लगेगा, यानी यहाँ पे आपको पता होना ज़रूरी है। सो 15 आवर्स लगेगा। अब यहाँ पे बोल रहा है कि 7 बजे अगर वो ओपन कर दिया, मतलब ऑन कर दिया, तो 7 बजे से लेके 15 घंटा मान लो। अब 15 घंटा यानी 17 + 5 15 सॉरी 7 + 15 जो कि 22 यानी 10 बजे रात में। सो बाय 10 o'clock नाइट, वो सुबह 7 बजे ऑन किया तो नाइट 10 o'clock तक फिल हो जाएंगे। अब बात आता है दोस्तों साइंस का, बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों। साइंस में 10 सवाल होते हैं जो कि फिजिक्स और केमिस्ट्री का मिलन है। अब यहाँ पे देखा जाए नेचुरल रेडियो एक्टिविटी, जो भी हम लोग साइंटिस्ट पूछा जाता है, आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। जैसे कि मैडम क्यूरी, रेडियम के आविष्कार किया, उन्होंने खोज की थी। और हेनरी बेक्वेरेल जो है रेडियो एक्टिविटी का, इन्होंने खोज किया है। अब फर्मी क्या है आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। रुदरफोर्ड की क्या है आप मुझे बताइएगा। द फंक्शन ऑफ द डायनामो, जो कि साइकिल के अंदर आप जानते हैं जब मैकेनिकल वर्क होता है इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होता है। सो मैकेनिकल एनर्जी इंटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। बाकी आप चेक कर लीजिएगा, हीट एनर्जी इंटू लाइट एनर्जी क्या चीज़ है। लाइट एनर्जी से हीट एनर्जी, जो हम लोग गर्म करते हैं पानी, वो लाइट एनर्जी से, जो कि हम लोग सोलर एनर्जी जो होता है लाइट एनर्जी से हीट एनर्जी होता है। ठीक उसी तरह इलेक्ट्रिक एनर्जी इंटू मैकेनिकल एनर्जी, जो कि हम लोग मोटर ऑन करते हैं, मोटर ऑन करते क्या होगा, इलेक्ट्रिसिटी क्या करेगा, मैकेनिकल एनर्जी की तरह बाहर काम करेगा। सो हीट एनर्जी जो लाइट एनर्जी, जो कि सोलर से लाइट जलता है। तो ये सब चीज़ें अलग अलग एग्जाम्पल है दोस्तों। टू प्रोड्यूस साउंड इट इज़ नेसेसरी दैट द सोर्स में एग्जीक्यूट एनी टाइप ऑफ वाइब्रेशंस। आप जानते हैं जो कि जब आप ट्यूनिंग फोक है, ट्यूनिंग फोक को ऐसे मारेंगे ना तो इट प्रोड्यूसेस सम वाइब्रेशंस। तो कहने का मतलब एक साउंड प्रोड्यूस करने के लिए कुछ ना कुछ वाइब्रेशन चाहिए। जैसे मैं बात कर रहा हूँ, बात करने के टाइम पे भी वोकल कार्ड में से आपको आवाज़ ऐसे निकलता है। अगला देखिए दोस्तों, द टेक्निक ऑफ रिकॉर्डिंग एंड रिप्रोड्यूसिंग 3 डायमेंशनल इमेजेस ऑफ ऑब्जेक्ट्स इज़ नोन एज। कोई भी टेक्निक होता है, ऐसा टेक्निक है जो कि रिकॉर्डिंग भी होता है, रिप्रोड्यूसिंग भी होता है 3 डायमेंशनल इमेजेस और ऑब्जेक्ट्स का। उसको हम, उस टेक्निक को हम लोग क्या कहते हैं, होलोग्राफी कहते हैं दोस्तों। अब
बाकी जो ऑडियोग्राफी क्या है, लेक्सिकोग्राफी, लेक्सिको यानी वर्ड्स का होता है दोस्तों, जो कि लेक्सिकोग्राफर वो इंसान होता है जो कि डिक्शनरी को कंपाइल करता है। बाकी फ़ोटोग्राफी आप जानते हैं, पिक्चर इमेज फॉर्म होता है, लेकिन यहाँ कह रहा है कि ऐसा कौन सा टेक्निक है जो कि रिकॉर्डिंग और रिप्रोड्यूसिंग 3 डायमेंशनल इमेजेस करता है, उसको हम होलोग्राफी कहते हैं। होलोग्राम आप जानते हैं। अगला देखिए दोस्तों, हाउ मच नॉइस इज़ प्रोड्यूस्ड व्हेन मैन ब्रीथ। जब हम लोग सांस लेते हैं, कुछ ना कुछ हम लोग, जैसे मैं बात कर रहा हूँ आप लोगों से, थोड़ा बहुत मेरा सांस आवाज़ आपको सुनाई दे रहा है, वो कितना डेसिबल होता है, वो है 10 डेसिबल का आप सुन सकते हो, मतलब उसका 10 डेसिबल होता है। हम सांस भी लेते हैं, उसका आवाज़ सुन सकते हैं। लाइम इज़ समटाइम्स अप्लाइड टू सॉइल इन ऑर्डर टू, जो कि हम लोग जानते हैं, कभी भी आप सॉइल के अंदर देख सकते हो, वो थोड़ा सा लाइम हम अप्लाई करते हैं, जैसे कि इंक्रीज़ अल्कलिनिटी ऑफ द सॉइल, उसमें अल्कलिनिटी इंक्रीज़ करने के लिए हम लोग यूज़ करते हैं इस चीज़ को। ये फर्टिलाइजेशन में आप जानते हैं इस तरह का चीज़ें करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग केमिकल्स इज़ यूज्ड इन फोटोग्राफी। सिल्वर ब्रोमाइड होता है दोस्तों, AgBr, जो कि फोटोग्राफिक इंडस्ट्री में हम लोग फ़ोटो बनाने में इसको बहुत ही अहमियत है। सोडियम क्लोराइड जो कि NaCl नमक है दोस्तों। पोटाशियम नाइट्रेट कहाँ यूज़ होता है, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड कहाँ यूज़ होता है, आप लोग कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हैं। फोटोसिंथेसिस टेक्स प्लेस फास्टर इन, जैसे कि हम जानते हैं वाइट लाइट में फोटोसिंथेसिस फास्टर होता है, लेकिन आप रेड लाइट जो है काफ़ी इफ़ेक्टिव होता है। जो आपसे पूछा जाए, अगर फास्टर पूछता है तो आप कह सकते हो वाइट लाइट, अगर पूछता है काफ़ी इफ़ेक्टिव किस में है, लाल कलर में है। ये बहुत ही डिफरेंस, ये आपको पता होना ज़रूरी है दोस्तों। अगला देखिए, इट इज़ मोर डिफ़िकल्ट टू वॉक ऑन ए सैंडी रोड दैन ऑन ए कॉन्क्रीट रोड। अब आप जानते हैं जब मिट्टी के ऊपर चलते हो तो काफ़ी फिसलता है, क्योंकि फ्रिक्शन होता है। फ्रिक्शन बिटवीन सैंड एंड फीट इज़ लेस दैन दैट बिटवीन द कॉन्क्रीट एंड फीट। जब आप कॉन्क्रीट में रखोगे आप अच्छा खासा ग्रिप मिलेगा, लेकिन उसमें फिसल जाओगे, क्योंकि वहाँ पे फ्रिक्शन काफ़ी कम होता है पाँव के और उसके बीच में। अगला देखिए दोस्तों, साउंड ट्रैवल्स विद अ डिफरेंट स्पीड इन मीडिया। इन व्हाट ऑर्डर डज द वेलोसिटी ऑफ साउंड इंक्रीज इन द मीडिया। जैसे कि आप जानते हैं हवा में साउंड कम जाता है, वाटर में थोड़ा ज़्यादा स्पीड जाता है, उसके बाद सॉलिड यानी आयरन के अंदर और तेज़ जाता है। तो आपको पता होना ज़रूरी है, फास्टनेस जो है सॉलिड्स में ज़्यादा होता है दोस्तों। अब शून्य कहाँ पे होता है, वैक्यूम में होता है। अगला देखिए रीजनिंग का दोस्तों, ये BDG के बाद जो आता है, इसमें जो गैप बन रहा है वो C का गैप आया एक लेटर का, उसके बाद 2 का 3 का, ऐसे करके अगला जो आएगा क्या आएगा दोस्तों। रस्टल को लीव्स करके लिखा है, पैटर को रेन। कैसे, रस्टल यानी एक साउंड होता है, जैसे कि आप पत्ते ऐसे, मतलब जो भी पेड़ के पत्ते हैं वो हिलते रहते हैं, उसको हम रस्टल कहते हैं। अब ठीक उसी तरह जब भी रेनिंग होता है, चटपट चटपट साउंड आता है, उसको हम पैटरिंग कहते हैं, उस आवाज़ को। अगला देखिए दोस्तों, यहाँ पे रिलेशनशिप दिया गया है ब्रिक, हाउस और ब्रिड्ज, जो कि आप जानते हैं ब्रिक एक अराउंड आप देख सकते हो, हाउस और ब्रिड्ज अलग अलग है। हम ब्रिक से ही हाउस और ब्रिड्ज बनाते हैं दोस्तों, जो कि यहाँ पे बहुत ही अनिवार्य है, जो कि रिलेशनशिप इस तरह का बनता है, जो भी डायग्राम है। अगला कार्बन जो है, प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ कार्बन क्या कि डायमंड है। कोरंडम भी हम प्योर करके हम लोग क्या बना सकते हैं, रूबी बना सकते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों। प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ कार्बन क्या है, वो है डायमंड। ठीक उसी तरह कोरंडम इज़ द प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ, जो कि रूबीस उसी से बनाते हैं, कोरंडम से। अगला देखिए ऑड वन, जो कि यहाँ पे सिलिकॉन, गैलियम, जिरकोनियम एंड जर्मेनियम, ये सब चीज़ें सेमीकंडक्टर डिवाइसेस है दोस्तों, जो कि चिप्स के अंदर यूज़ किया जाता है। अब बाकी पोटाशियम क्या है, ये अलग चीज़ है, जो कि ऑड वन है। आपको अगर नहीं पता है सिलिकॉन एंड जर्मेनियम क्या है, तो आप जवाब क्या दोगे, जब तक आपको ये नहीं पता है तो कुछ नहीं दे पाओगे। जो कि अगला BCD, RQP, LMN, TS के बाद RST आएगा दोस्तों। यहाँ पे जो TSR आएगा, जो कि यहाँ पे आपको रिवर्स में RST आएगा, ठीक है। अगला देखिए, एक्सटैसी प्लेजर होता है, रेज एंगर होता है, जो कि यहाँ पे देख सकते हो किस हिसाब से एंगर बन रहा है। एक्सटैसी प्लेजर, रेज यानी एंगर करना, गुस्सा दिलाना। अगला देखा जाए सिम्फोनी, कंपोज़र होता है, पेंटर,
आर्टिस्ट होता है जो कि आप जानते हैं जो सिम्फनी आर्केस्ट्रा होता है वहाँ पे कंपोज करता है गाने को। पेंटर वो इंसान है जो कि पेंटिंग करता है, वो आर्टिस्ट है, अच्छा खासा डायग्राम बनाता है, एम एफ हुसैन टाइप के। विच लेटर विल बी 11 टू लेफ्ट ऑफ 5th लेटर फ्रॉम द राइट इन एन अल्फ़ाबेट। जिसे राइट साइड से बोल रहा है कि ABCDFG लास्ट में जेड आता है, उसका राइट साइड क्या है, जो कि 5वां लेटर क्या है, जो कि राइट साइड से अगर देखेंगे तो वो 22nd वाली लेटर है जो कि V है दोस्तों। V से लेफ़्ट यहाँ पे देखा जाए टू द लेफ़्ट ऑफ 5th ऑफ, सो यहाँ पे देखा जाएगा वो आएगा K। सो यहाँ पे जो भी बन रहा है तो यहाँ से जो 22nd से लेफ़्ट जो बनेगा वो K बनेगा दोस्तों, क्योंकि ई जो होती क्या है, ये सब चीज़ें आपको पता होना ज़रूरी है। 5, 10, 15, T यानी 20, Y यानी 25, Z तो 26 है दोस्तों। इस तरह का आप कोड के साथ करना होता है। आप लोग ये सब छोटे छोटे सवाल को अगर नहीं करोगे मुश्किल है आपकी लाइफ। ये सब सीखना बहुत ज़रूरी है दोस्तों। राइट एज़ पर द डिक्शनरी, जो कि डिक्शनरी वाइज देखेंगे तो सबसे पहला आएगा इनवेरिएबल, उसके बाद आएगा आपका इन्वेंटरी, उसके बाद आएगा आपका इन्वेस्टिगेट, उसके बाद आपका आएगा इनविजिबल एंड देन फाइनली इनवॉलंटरी, वीवो। ठीक है, इस तरह का डिक्शनरी वाइज आप अरेंज करना सीख लीजिए अगर नहीं आता तो। अगला देखिए जनरल नॉलेज में, रिवर सटलेज ऑरिजिनेट्स फ्रॉम, जैसे कि नर्मदा नदी, जो भी नर्मदा रिवर है अमरकंटक प्लाट से निकलता है, और तल कावेरी जो कि कावेरी रिवर वहाँ से निकलता है दोस्तों। अब रकास लेक से जो कि सतलेज रिवर ऑरिजिनेट होता है। अब वेरीनाग, जो वेरीनाग है वो कौन सा रिवर ऑरिजिनेट होता है आप मुझे बताइएगा। फ्रॉम विच कंट्री डज द टॉप सीडेड टेनिस प्लेयर राफेल नडाल हेल्स फ्रॉम, जो कि राफेल नडाल आप जानते हैं वो स्पेन से बिलोंग करता है, और रोजर फेडरर जो कि स्विट्ज़रलैंड से बिलोंग करता है। अब बाकी आपको पता होना ज़रूरी है दोस्तों, हर खिलाड़ी आजकल जो भी अच्छे खिलाड़ी हैं वो कहाँ से बिलोंग करते हैं आप लोगों को पता होना ज़रूरी। इंग्लैंड से कौन बिलोंग करता है। अब इंडिया में तो ये जितने भी टेनिस प्लेयर सब आपको महेश भूपति और लिएंडर पेस जानते ही हैं, और लड़कियों में सानिया मिर्ज़ा। अगला देखिए दोस्तों, रिवर झीलम एमर्जेस फ्रॉम स्प्रिंग एट वेरीनाग, जैसे मैंने अभी इससे पहले पूछा था, और झीलम जो नदी है जो कि वेरीनाग से निकलता है। अब बात आता है दोस्तों, ग्रीन रेवोल्यूशन रिलेट्स टू विच ऑफ द फॉलोइंग, जो कि सेल्फ डिपेंडेंस इन फूड ग्रेन्स प्रोडक्शन, जो कि फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन MS स्वामीनाथन को कहते हैं वर्ल्ड में। आप नॉर्मन बोरलॉग है दोस्तों। वाइट रेवोल्यूशन के हिसाब से मिल्क प्रोडक्शन, जो कि वर्गीस कुरियन जिनकी देहांत हो गया, गुजरात से बिलोंग करता है। अब यहाँ पे जो ग्रीन रेवोल्यूशन है वो फूड ग्रेन्स के संबंधित था। अगर मैं पूछूं पिंक रेवोल्यूशन क्या चीज़ है, जो आपको पता होना ज़रूरी है, ये पिंक रेवोल्यूशन में आता है प्रॉन्स और मीट। अगला देखिए, गांधी जी स्टार्टेड डैंडी मार्च, जो कि गांधी जी आप जानते हैं इन्होंने अलग अलग सत्याग्रह को इन्होंने स्टार्ट किया। अब यहाँ पे जो साल्ट या डैंडी मार्च, जो कि साल्ट लॉ को ब्रेक करने के लिए उन्होंने स्टार्ट किया था। अब बाकी देखा जाए अंग्रेज़ी है दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जिसमें 15 मार्क्स का काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल है। वन शुड डू वंस आता है, जब वन आ जाता है तो अपने आप वन फॉलोड बाय वंस आता है दोस्तों। वन शुड डू वंस ड्यूटी हॉनेस्टली, ये इसका आंसर है दोस्तों, वन शुड डू वंस ड्यूटी। अगला देखिए, व्हेन यू विल पास द एग्जामिनेशन आई शैल गिव यू स्वीट्स, यहाँ पे देखिएगा व्हेन यू पास द एग्जामिनेशन आई शैल गिव यू स्वीट्स आना चाहिए, यहाँ पे विल की इस्तेमाल नहीं करना है दोस्तों, यहाँ पे डिलीट कर देना चाहिए। व्हेन यू पास द एग्जामिनेशन आई शैल गिव यू स्वीट्स इज़ द राइट आंसर। अगला देखिए दोस्तों, ही इज़ द बेस्ट बॉय ऑफ हिज क्लास, यहाँ पे दी की ज़रूरत नहीं है दोस्तों। यहाँ पे देखिए ही इज़ द बेस्ट बॉय, जब सुपरलेटिव बेस्ट आ गया तो ऑब्वियसली यहाँ पे दी आ गया। अब यहाँ पे ही इज़ द बेस्ट बॉय, ही इज़ द बेस्ट बॉय ऑफ हिज क्लास, यहाँ पे इस तरह का सुपरलेटिव फॉर्म, जो कि आर्टिकल दी परफेक्ट यहाँ पे देना चाहिए, डेफिनेट वाली आर्टिकल देना चाहिए। अभी क्लॉज टेस्ट में देखिए, द एज इज़ द एज ऑफ मशीन्स, यहाँ पे जो भी मॉडर्न एज है उसके बारे में बताना जा रहा है। द मॉडर्न एज इज़ द एज ऑफ मशीन्स फ्रॉम द टाइम द इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन बिगैन इन यूरोप। सो कब से? फ्रॉम द टाइम द इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन बिगन, जो कि 3 फॉर्म है दोस्तों। सो यूरोप में जब स्टार्ट हुआ था, मैन्स लाइफ हैज़ बीन चेंजिंग इन मेनी वेज, कितने इन मेनी वेज अपना जो लाइफ है वो चेंज हो रहा है। अगला करेक्टली स्पेल्ड वर्ड देखिए दोस्तों, जो कि
करस्पॉन्डेंट, DENT डेंटिस्ट, सो करस्पॉन्डेंट CORRES, पॉन्डेंट PONDENT। सो आप ऐसा रख लीजिए याद, जिससे डेंटिस्ट, करस्पॉन्डेंट और करेक्शन वाली। एडजॉर्नमेंट ये DJOURNMENT, बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों। अजॉर्नमेंट कभी नहीं होता, अजोर नहीं होता, तो ऑब्वियसली आप तुक्का लगा सकते हो। ही सेड अलास द लिटिल पपी इज़ रन ओवर बाय द कार। यहाँ पे जो भी डायरेक्ट दिया है उसको इनडायरेक्ट में हम करते हैं। सो उसने क्या किया, अलास सुनते ही आपको एक्सक्लेमेशन मार्क दिखाई दे रहा है। ही एक्सक्लेम्ड, ये कह रहा है कि अलास द लिटिल पपी इज़ रन ओवर बाय द कार, जो छोटा कुत्ता है उसके ऊपर चढ़ गया कार। ही एक्सक्लेम्ड सैडली, वो दुखी से बोल रहा है कि दैट द लिटिल पपी, यहाँ पे क्या है, सेड आ गया तो ईज क्या हो जाएगा, वाज हो जाएगा। रन ओवर बाय द कार इज़ द राइट आंसर। सो यहाँ पे कभी भी आपको बेवकूफ़ बना सकता है, आंसर में ईज दे देगा, आपको वाज रखना है दोस्तों। अगला देखिए, डू नॉट इंसल्ट हिम, यहाँ पे जो कि पैसिव वॉइस में लिखना है, लेट हिम नॉट बी इंसल्टेड इज़ द पैसिव वॉइस। अगला, आई आस्क्ड हिम फॉर सम पेपर बट ही हैड नन, मैंने उससे पूछा था कुछ पेपर के लिए बट ही हैड नन, जो कि इसका हैड नन इस्तेमाल करना चाहिए, क्योंकि आस्क्ड है वो इनडायरेक्ट फॉर्म में है, वो उसको हैज़ नहीं बोल सकता है। और ये दोनों हैज़ नन भी गलत है, हैज़ नॉट भी गलत है। अब हैड नॉट आ गया, हैज़ नॉट मतलब जो भी ख़त्म नहीं हो रहा है, हैज़ नन इज़ द फिनिशिंग वर्ड है। तो यहाँ पे इस तरह का आस्क्ड देख के आप लगा सकते हो। द सिनोनिम ऑफ इम्पियस, ये तो आप लोगों को सीखना ही है, इतनी सिनोनिम आपको सीखना है कि कुछ भी पूछ सकता है। सो इम्पियस यानी इररिलेवेंट मैटर, बस ऐसे कुछ भी बेवकूफ़ बनाते रहना, लोग जो है ऐसे बनाते रहते हैं, बार बार उन्हीं को गिराते घुमाते रहते हैं। सो वीडियो ऐसा नहीं है। सो इम्पियस, इररिलेवेंट। एंटोनिम ऑफ कंसिलिएशन, कन्फ्रंटेशन होता है दोस्तों, जो कि कंसिलिएशन का अपोजिट। आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे कंसिलिएशन का क्या मीनिंग बन सकता है, कन्फ्रंटेशन क्या है, कंसिलिएशन क्या है। अब बात आता है दोस्तों, ऐसा इंसान जो कि हु वॉक्स ऑन द रोप्स, जैसे कि आप जानते हैं जो एक्रोबैट कौन होता है, एक्रोबैट वो इंसान होता है जैसे जगलिंग करता है। और एक्रोबैट का आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा, और अपहोल्स्टर का भी बताइएगा। टीटोटालर जो दारू ऐसा बिल्कुल नहीं पीता है। और फिनैम्बलिस्ट वो इंसान होता है जो कि रस्सी में चलता है, ठीक है। और एक्रोबैट वो इंसान है जो कि आप लोगों को मुझे बताना है, ठीक है। और द स्टूडेंट इज़ ऑन द वर्ज ऑफ ब्रेकडाउन, यानी एक ऐसा इडियम होता है, वर्ज ऑफ ब्रेकडाउन होता है ऑन द ब्रिंक ऑफ। सो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों। इस तरह का जो भी इडियम्स एंड फ्रेजेस पूछा जाता है, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस पूछा जाता है, और अलग अलग जो भी आप मेरे से देखेंगे जितने भी, आप मैक्सिमम, अगर आपको ये वीडियो अगर पसंद आया तो रियली बता रहा हूँ दोस्तों, हम आपको ऐसे कंटेंट भेजेंगे जो कि आपको हर एग्ज़ाम के लिए काफ़ी फ़ायदेमंद होगा, और आप लोग आराम से पढ़ सकते हैं। हम मटेरियल आपको बाय पोस्ट भेजेंगे, जिससे आपको जल्दी जल्दी मटेरियल मिल जाएगा, आपको काफ़ी अच्छा होगा। थैंक यू दोस्तों, आई होप दिस विल बी बेनिफिटेड फॉर यू। इफ़ यू हैव एनी क्यूरीज आप मुझे कॉल कर सकते हैं, फ्री टू कॉल। ये मेरा मोबाइल नंबर है दोस्तों, 7667300252। और अलग अलग पेपर्स हमने डिस्कस किया है इससे पहले भी, वो पेपर को आप पूरी करने की कोशिश करिए। थैंक यू, हैव ए गुड डे, हैव ए ग्रेट लाइफ।